आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। एक तरफ एक बेहद मजबूत पुरानी राजनीतिक व्यवस्था और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अनपेक्षित साधारण सी चुनौती। द फॉल ऑफ द जायंट ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक पूरे राज्य का बदला हुआ इतिहास है। तो चलिए इस इंटेंस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम सी शुरुआत बड़े से बड़े एस्टैब्लिशमेंट को हिला सकती है। कोलकाता का साल 1977। एक बार उस मंजर की कल्पना कीजिए। सामने से जयप्रकाश नारायण का एक बड़ा ताकतवर काफिला आ रहा है और अचानक एक 22 साल की लड़की साधारण सी सूती साड़ी पहने उस काफिले के ठीक आगे सड़क पर लेट जाती है। उस वक्त की टेंशन को महसूस किया जा सकता है। चेहरे पर पसीने की बूंदें, हवा में उड़ते कपड़े और आंखों में एक ऐसी चमक जिसमें डर का कोई नामो निशान नहीं था। बस एक जिद थी। किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़की एक दिन उस बंगाल पर राज करेगी जहां 3 दशकों तक कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा लहराता रहा। उस लड़की का नाम था ममता बनर्जी। यहां से शुरू होता है पहला हिस्सा, स्ट्रगल टू पॉलिटिक्स, संघर्ष से राजनीति तक का सफर। इनके शुरुआती दिन किसी राजनीतिक नाटक का हिस्सा नहीं थे, बल्कि बेहद थका देने वाली सच्ची जिंदगी थी। जब वो एक किशोरी थी तभी उनके पिता का 42 साल की उम्र में गैस्ट्रिक अल्सर से निधन हो गया। घर में बीमार माँ और छोटे भाई बहन थे। उनका रोज का रूटीन सुने, सुबह करीब 3:30 बजे उठना, खाना बनाना, भाई बहन को तैयार करना, दिन में एक मिल्क डिपो में काम करना और फिर वक्त निकालकर स्कूल कॉलेज जाना। ये उनकी डेली रियलिटी थी। चेहरे पर थकान जरूर होती थी, पर अंदर एक ऐसी जिद थी कि टूटना नहीं है। और सच कहें तो इसी ह्यूमन डेप्थ और इन्हीं दुख दर्दों ने उन्हें आम लोगों के इतना करीब ला दिया। अब आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर, ग्रास रूट लेवल स्ट्रैटेजीज, यानी जमीनी स्तर की रणनीति। यहाँ एक टर्म आता है ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स, जिसे जमीनी राजनीति कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझते हैं, खासतौर पर उनके लिए जो इस विषय को अभी जान रहे हैं। देखिए, ये वो आंदोलन होता है जो बड़े अमीर या बड़े दफ्तरों में बैठे नेता नहीं चलाते, बल्कि सड़क पर चलने वाले आम लोग चलाते हैं। उस दौर में जब कॉलेज कैंपस लेफ्ट विंग स्टूडेंट यूनियंस का पूरा गढ़ हुआ करते थे, वहां ममता ने अकेले कांग्रेस की पहली ब्रांच खोली थी। ये बिल्कुल विरोधियों के किले के बीचों बीच अपना झंडा गाड़ने जैसा था। इनकी इस कामयाबी के पीछे 3 मुख्य पिलर थे। पहला, सड़कों पर बिना डरे खड़े रहना, चाहे जो हो जाए। दूसरा, आम लोगों की भाषा में उन्हीं के मुद्दों पर बात करना। और तीसरा, समाज के पिछड़े और दबे कुचले लोगों के दर्द को समझना और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना। उनके भाषणों में कोई बड़ी बड़ी किताबी बातें नहीं होती थीं, बल्कि एक सच्ची आग होती थी जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचती थी। इन्हीं 3 तरीकों से एक नए नेता ने एस्टैब्लिश्ड वेटरन्स के खिलाफ एक मजबूत समर्थन खड़ा किया। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कम्युनिकेशन टैक्टिक देखने को मिलती है, जिसे दी ममा टैक्टिक या अंकल टैक्टिक कह सकते हैं। 1984 के जादवपुर चुनाव का वक्त था। सामने थे वेटरन कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चैटर्जी। वो उन्हें पब्लिक रैलियों में ममा कहकर पुकारती थी। ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। नामांकन के दिन का एक सीन बिल्कुल किसी फिल्म की तरह था। ममता झुककर सोमनाथ चैटर्जी के पैर छूने आगे बढ़ी। चैटर्जी अचानक बेचैन हो गए और उन्होंने रोकते हुए हाथ आगे बढ़ाया। अब उनके हिसाब से ये बस एक शिष्टाचार था, पर इस घटना को तुरंत एक पब्लिक मुद्दा बना दिया गया कि देखिए, एक भांजी का अपमान हुआ है। इन छोटे पर गहरे इंसानी इमोशंस ने गेम पूरी तरह बदल दिया। और इसका नतीजा क्या निकला? 19,660। 19 साल का एक बिल्कुल अनजान अंडरडॉग नेता ने एक ऐसे दिग्गज को इतने वोट मार्जिन से हरा दिया जिसका किला अजेय माना जाता था। ये एस्टैब्लिश्ड पावर की चूल्हे हिलाने वाला पहला बड़ा झटका था। ये साफ दिखाता है कि कैसे जमीनी कनेक्शन किसी भी बड़ी राजनीतिक ताकत को हरा सकता है। लेकिन सफर कभी बिल्कुल सीधा नहीं होता। इस दौरान कई शुरुआती झटके भी लगे। एक कंट्रोवर्सी सामने आई, एक $500 की पीएचडी डिग्री की, जिसमें बाद में पता चला कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी थी ही नहीं और उनके साथ धोखाधड़ी हुई थी। विरोधियों ने इस मुद्दे का खूब इस्तेमाल किया। फिर 1989 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और तो और अपनी ही पार्टी के अंदर उन्हें विरोध झेलना पड़ा। लेकिन इन सब कंट्रोवर्सीज और हार के बीच उन्होंने वही किया जो वो हमेशा से करती आई थी। वो वापस सड़क पर उतर आईं, आम लोगों के बीच। यही उनकी असली ताकत थी। अगला हिस्सा, बर्थ ऑफ तृणमूल कांग्रेस, एक नई शुरुआत। सफर का ये अगला दौर फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बहुत कठिन था। हर एक साल किसी गहरी इंसानी चोट और राजनीतिक उथल-पुथल की दास्तान सुनाता है। 1990 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में उनकी खोपड़ी में सीवियर फ्रैक्चर हो गया।
एक एम्बुलेंस स्ट्रेचर पर खून से लथपथ लेटी उनकी वो तस्वीर जनभावना का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। फिर 1993 में उन्हें मुख्यमंत्री दफ्तर से घसीटकर बाहर निकाला गया और आखिरकार अपनी ही पार्टी की लीडरशिप से लगातार टकराव के बाद 1997 में उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन इन सभी टकराव और दर्द के नतीजे में 1998 में तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ। चौथा हिस्सा, सिंगूर और नंदीग्राम मूवमेंट्स। इसे समझने के लिए उस रॉ ह्यूमन इमोशन को महसूस करना होगा। मिट्टी की खुशबू, उड़ती हुई धूल और अपने खेत, अपनी रोजी रोटी खोने के डर से सहमे हुए पर गुस्से से भरे किसान। ये मजबूरी और आक्रोश का एक नया दौर था। सिंगूर में स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। एक बड़ी कार फैक्ट्री के लिए किसानों की लगभग 1000 एकड़ जमीन मार्क की गई थी। इसके खिलाफ किसानों और एक्टिविस्ट्स ने भूख हड़ताल शुरू की। लेकिन ये मुद्दा तब बेहद दर्दनाक हो गया जब विरोध कर रही एक 16 साल की लड़की तपासी मालिक की मौत हो गई। इस एक घटना ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया। हुकूमत के खिलाफ एक ऐसा जन आक्रोश फूट पड़ा जिसने रूलिंग पार्टी और वर्किंग क्लास के बीच का भरोसा पूरी तरह हमेशा के लिए तोड़ दिया। और उसके ठीक बाद एक और शॉकिंग आंकड़ा सामने आया। 2007 में नंदीग्राम में एक केमिकल हब बनने का विरोध कर रहे किसानों पर हुए पुलिस एक्शन में 14 लोगों की जानें चली गईं। इन 14 जानों ने उस कोर किसान और मजदूर वोटर बेस को लेफ्ट पार्टी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। और वही ममता बनर्जी इन आम लोगों की सबसे बुलंद आवाज बन गई। अंतिम हिस्सा, एक हिस्टोरिक पावर शिफ्ट, एक नए युग की शुरुआत। देखिए, ये एक ऐतिहासिक टकराव था। एक तरफ था द एंट्रेंच्ड जायंट, यानी एक व्यवस्थित 34 साल पुरानी डीपली रूटेड राजनीतिक मशीनरी, और दूसरी तरफ द अंडरडॉग, जिनका तरीका बिल्कुल रॉ और अनकन्वेंशनल था। उन्होंने स्ट्रीट लेवल मोबिलाइजेशन का सहारा लिया। यहाँ कोई बड़ा पैसा नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, बस एक ज़मीनी जुड़ाव था जो सड़कों पर उतर आया था। एक पुराने ठोस सिस्टम का टकराव एक आम इंसान की बेखौफ जिद से हो रहा था। और नतीजा क्या रहा? 227 2011 के असेंबली इलेक्शंस में जहां टोटल 300 सीटें थीं, वहां इस अंडरडॉग गठबंधन ने 227 सीटें जीती। 34 साल से काबिज एस्टैब्लिश्ड पार गिर चुकी थी। वो लड़की जिसने अपनी शुरुआत बिल्कुल शून्य से की थी, जो सड़कों पर लेट गई थी, वो अब वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पॉलिटिक्स में दबदबा कभी परमानेंट नहीं होता। तो आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, कैसे एक अकेले व्यक्ति का संघर्ष और हौसला किसी पूरे राजनीतिक इतिहास को दोबारा लिख सकता है? इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे उन थकावट भरी सुबहों से लेकर सड़क पर बेखौफ डटने वाले जज्बे में एक असंभव लगने वाले नतीजे को जन्म दिया। तो क्या अनकन्वेंशनल स्ट्रीट लेवल पॉलिटिक्स हमेशा बड़े एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स को हरा सकती है? ये सवाल आगे की राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है और शायद यही इस अंडरडॉग स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन है।